देखो आज हमें भाषा और साहित्य का एक टॉपिक है जिसके अंदर प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि किस ग्रंथ का लेखक कौन है। और आज लगभग के मैं आपके सामने 23 ग्रंथ लेके आया हूँ और 23 ग्रंथ को हम याद करेंगे किस प्रकार से एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और अपन को याद आ जाए कि इनके लेखक कौन है। तो देखिएगा, पहला है पृथ्वीराज रासो। तो देखो, ये मानो कि पृथ्वीराज रासो एग्जाम में आए और कैसे याद कर सकते हैं कि चंद्रप्रदायी ऑप्शन में देखे और हम अपन को पता लग जाए। तो देखो, पृथ्वीराज रासो, देखो पृथ्वी पे रासो हो गया है, पृथ्वी पे क्या हो गया है, रासो हो गया है। तो क्या करेंगे, चांद पे चले जाएंगे। कहां पे जाएंगे, चांद पे। पृथ्वी पे रासो होने पे चांद पे चले जाएंगे, चांद से चंद्रप्रदायी याद किया जा सकता है। पृथ्वी पे रासो हो गया है तो कहां पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रप्रदायी की रचना है, चंद्रप्रदायी की रचना है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। दूसरा देखो, पृथ्वीराज विजय। देखो पृथ्वीराज विजय, जय ये जयानक। देखो विजय ये जय, जय से क्या हो जाएगा, जयानक याद किया जा सकता है। पृथ्वीराज विजय जयानक, जय ये ना जयानक याद किया जा सकता है। आगे देखो, बुद्धि विलास। देखो बुद्धि विलास, इसे कैसे याद करेंगे, तो वो मारवाड़ी में कहते हैं कि बुद्धि कब आती है, बताओ। तो बुद्धि आती है वक्त नहीं, वक्त आने पर, वक्त आने पे आती है बुद्धि। तो बुद्धि का कब आएगी, जब वक्त आएगा। तो वक्त मत पढ़ो, इसे इसे क्या पढ़ो आप, वक्त पढ़ो। क्या पढ़ो, वक्त। वक्त राम कहते हैं ना मारवाड़ी कि हे राम इन बुद्धि का दासी। तो केवल है कि इन बुद्धि आसी वक्त पर आसी, क्या दासी, वक्त पर। उस हिसाब से इसे कैसे याद किया जा सकता है कि बुद्धि कब आएगी, वक्त पे आएगी, वक्त राम सा याद कर सकते हैं। अगला देखो, हमीर महाकाव्य। अब देखो आपको पता है किसी भी महाकाव्य को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नयनों की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, नयनों की जरूरत पड़ेगी। नयन कैसे होने चाहिए, चंद्रमा के समान होने चाहिए, तभी तो महाकाव्य पढ़ा जा सकता है, क्योंकि महाकाव्य बड़ा होता है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपन को नयनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, नयन चंद्र सूरी है। कौन है, नयन चंद्र सूरी। आगे देखो, हमीर रासो। हमीर रासो, इसके रचनाकार कौन है, सारंगधर है। इसके रचनाकार कौन है, सारंगधर है। तो देखो, हमीर को रास आता है सारंगी बजाना। हमीर को रास आता है सारंगी बजाना। हमीर को रास आता है सारंगी बजाना। तो याद किया जा सकता है कि हमीर रासों के रचयिता, हमीर रासों के लेखक कौन है, तो याद किया जा सकता है सारंगधर। अगला देखो, संगत रासो। अब देखो रासो रासो शब्द 3 बार आ चुका है अभी तक। देखो पृथ्वीराज रासो, तो इस पे मैंने बताया था कि पृथ्वी पे रासो हो गया, चांद पे जाओ, चंद्रप्रदायी। अगला मैंने बताया कि अमीर रासो, अमीर को रास आता है सारंगी बजाना। और अगला है संगत रासो, इसको ऐसे पढ़ो, संगत राखो गिरधर की, संगत राखो गिरधर की। कैसे याद करेंगे, संगत राखो गिरधर की। कैसे याद किया जा सकता है, संगत राखो गिरधर की। तो गिरधर ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, प्रबंध चिंतामणि। तो देखो, मेरी चिंता तू मत कर, मेरी चिंता तू मत कर, मैं अपने आप प्रबंध कर लूंगा। मेरी से मेरू, मेरू चिंता तू मत कर, मैं मेरा प्रबंध अपने आप कर लूंगा, मैं मेरा प्रबंध अपने आप कर लूंगा। अगला देखो, विसल देव रासो, नरपति नल है। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखो, एक विशलपुर बांध है, वहां पे एक पति और एक पत्नी घूमने के लिए गए हुए थे। एक विशलपुर बांध है जो टोंक के अंदर है, और पत्नी पति को बार बार टोकती है कि आपने जो इतने पाप किए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, स्नान कर लो ताकि पाप धुल जाए। तो स्नान को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, किसे बोलती है, पत्नी बोलती है, नर को बोलती है, पति को बोलती है, नरपति नलय। तो मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, नलय। स्नान को क्या बोलते हैं, नलय। तो देखो, नरपति नलय। तो विश्व देव रासो किसकी रचना है, नरपति नलाल की रचना है। ठीक है, आगे देखो, खुमान रासो, खम्मन खाना है,
क्या खाना है? खम्मन खाना है। पत्तल लेके आओ, पत्तल, पत्तल होता है ना जो कागज, वो मतलब पत्तों का बना हुआ होता है खाने के लिए थाली। खम्मन खाना है, पत्तल लेके आओ, दाल डालकर खाएंगे। कैसे डालकर खाएंगे? दाल, दाल से दलपत विजय, क्या हो जाएगा? दलपत विजय। अगला देखो, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपको ही पता है कि गांधी जी किस मार्ग पे चलते थे? सत्य के मार्ग पे चलते थे। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना हो जाएगी? गांधी जी की रचना हो जाएगी। आगे देखना, राम रसा कवि कलानिधि, इसे कैसे याद करें? तो देखो, हे राम रासो हो गया है, हे राम रासो हो गया है, कुछ कला तो दिखाओ। हे राम कुछ रासो हो गया है, जरा थोड़ी कला तो दिखाओ। तो कला से कलानिधि याद किया जा सकता है। इसके बाद में 12वीं रचना आपके सामने लिखी हुई है, बांकीदास री ख्यात। इसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी रचना किसने की है? बांकीदास ने की है। लेकिन एक बात याद रख लेना कि बांकीदास है जो जोधपुर के राजा मान सिंह है उनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? बांकीदास के दरबारी कवि थे। और जयपुर व जोधपुर की स्थापना की तिथि का उल्लेख हमें बांकीदास की ख्यात में मिलता है। आगे देखो, दयालदास री ख्यात, इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दयालदास में दयालदास नाम है, याद किया जा सकता है आसानी से। अगला देखो, सारंगधर संहिता, इसमें भी देखो सारंगधर नाम आ रहा है। इसे भी अपन बेसिक वे में याद कर सकते हैं कि सारंगधर संहिता किसकी है? सारंगधर की है। अचल दास खिंचेरी वचनिका, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखो, कई बार हम बोलते हैं कि खिंचेरी वचनिका, है ना, अचल दास खिंचेरी वचनिका। तो खींच के, है ना, खींच के गाड़ दूंगा, खींच के गाड़ दूंगा, दास शिव का हूं। किसका दास हूं? शिव का दास हूं। खींच के गाड़ दूंगा, शिव का दास हूं। खिंचेरी वचनिका किसकी है? अचल दास खिंचेरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। अगला देखो, कुवल्ले माला। और कुवल्ले माला इसे ऐसे याद करो कि वल्ले, वल्ले मतलब चूड़ी, और माला लेके आनी है। कहां से लाएंगे? उद्योग से लाएंगे, जहां पे बनती है वहां से लाएंगे। तो कुवल्ले माला के रचयिता कौन है? तो याद किया जा सकता है उद्योतन सूरी है। और आगे देखो, अमर काव्य वंशावली, इसके रचनाकार कौन है? तो रणछोड़ घटानी है। अगर आपको युद्ध में अमर होना है, अगर आपको इतिहास में अमर होना है तो रण मत छोड़ना। क्या मत छोड़ना? रण मत छोड़ना। क्योंकि अगर इतिहास में नाम दर्ज करवाना है, इतिहास में आपको अमर होना है तो आपको रण नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अमर काव्य वंशावली की जो रचनाकार है उनका नाम रणछोड़ भट्ट है। क्या है? रणछोड़। अब देखो, अगला है पद्मावत, इसे कैसे याद करेंगे? तो पद्मावत को याद करने के लिए देखो, पद्म आवत, पद्म आवत, आवत नाम आ रहा है ना, तो जो आता है वो जाता है। आवत जायसी, तो आने को क्या कहते हैं? आवत, और जाने को क्या कहते हैं? जायसी। तो सभी जाते हैं मालिक के पास, सभी जाते हैं किसके पास? जो आते हैं एक दिन जाते हैं किसके पास? मालिक के पास जाते हैं। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और अगला देखो, वंश भास्कर। आपको इतना तो पता ही है कि भास्कर का मतलब सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो सूर्यमल मिश्र ने याद किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है कि वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्र ने। आगे देखो, बिहारी सतसई, तो ये तो बिहारी की है, इसे क्या याद करना है? सामने बिहारी आएगा तो अपन ऑप्शन देके इसे टिक लगा सकते हैं। इसे राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। यह बात याद रख लेना कि बिहारी को क्या कहते हैं? राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राव जेठ सिरोचंद, इसे कैसे याद करेंगे? देखो, हमें जो हमारी वंशावली बताने के लिए कौन आते हैं? घर पर राव आते हैं। कौन आते हैं? राव। और जब राव वंशावली बताएंगे तो खड़े खड़े थोड़े बताएंगे, बैठे बैठे बताएंगे। कैसे बताएंगे? बैठे बैठे बताएंगे। तो बैठे बैठे से क्या हो जाएगा? बिट्टू सुझा। कि क्या होगा कि जब राव आते हैं तो हमें छंद सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? छंद। और छंद कब कैसे सुनाएंगे? बैठे बैठे सुनाएंगे। तो बिट्टू सुझा याद किया जा सकता है। अगला देखो, जय सिंह कारिका, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, सामने सवाई जय सिंह है तो सीधा सीधा याद किया जा सकता है कि जय सिंह कारिका के रचनाकार कौन है? सवाई जय सिंह है। अगला देखो, नैणसिरी ख्यात। तो नैणसिरी ख्यात में नैणसी नाम आ रहा है, इधर भी नैणसी नाम आ रहा है, तो मूणोते नैणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूणोत नैणसी हो जाएगा। और मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले कौन है? मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का
अबुल फजल का है। और राजस्थान में जो जनगणना के अग्रज है वो भी कौन है, मुणोत नैणसी है। कौन है, मुणोत नैणसी है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में 23 ग्रंथों को याद करने की कोशिश की है और अगले पार्ट 2 के अंदर मैं कुछ ग्रंथ आपको और याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना। थैंक यू।